मुंबई में घटी एक दुखद घटना पर आधारित है जिसने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह एक महादा अधिकारी की कहानी है जो अवैध तरीके से बड़ी रकम कमा रहा था और उसकी पत्नी इस बात से खासी नाराज थी। मुंबई जैसे बड़े शहर में जहां हर कोई सफलता की दौड़ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, बहुत से लोग नैतिकता और सही गलत के बीच का भेद भूल जाते हैं। यह अधिकारी भी उन्हीं में से एक था जिसने अपनी नौकरी की आड़ में भ्रष्टाचार का सहारा लिया। वो हर महीने 40-50 लाख रुपए तक की अवैध कमाई कर रहा था। वहीं उसकी पत्नी एक साधारण और ईमानदार महिला थी जिसने हमेशा अपने मूल्यों को प्राथमिकता दी। उसकी पत्नी ने कई बार उसे चेतावनी दी और समझाने की कोशिश की कि यह पैसा गलत है और इसका उनके परिवार पर बुरा असर पड़ेगा। हालांकि अधिकारी ने उसकी एक न सुनी और अपने तरीके से पैसे कमाने का सिलसिला जारी रखा। धीरे धीरे पत्नी की बेचैनी बढ़ती गई क्योंकि उसे अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसे डर था कि यह पैसा उनके परिवार को बर्बाद कर देगा। विरोध और तनाव के चलते पत्नी ने कुछ बेहद तोकाचे पौल उड़ाने की सोची जिससे वह इस समस्या से छुटकारा पा सके। ये कहानी केवल एक परिवार की नहीं है, बल्कि ये समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और नैतिक पतन की तस्वीर है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या केवल पैसे का होना ही जीवन की सफलता है, या सही और गलत के बीच फर्क करना इसकी सच्चाई है। विक्रम और सीमा दो प्रतिभाशाली और मेहनती लोग थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत में ही बहुत संघर्ष किया। विक्रम का सपना था कि वह अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन बनाए, लेकिन उसके लिए उसके पास सही रास्ता नहीं था। उसकी कमाई का कुछ हिस्सा गैरकानूनी तरीकों से आता था, जिनमें से काला पैसा था जो वह पीढ़ी के भले के लिए पांधरा बनाना चाहता था। ये सब वह अपने और अपनी पत्नी के लिए कर रहा था, लेकिन इसका कारण था कि समाज और आर्थिक तंगी से मजबूर होकर वह ऐसा कर रहा था। सीमा एक बहुत ही समझदार और ईमानदार लड़की थी। उसकी समझदारी और कठिन परिश्रम ने उसे दूसरों से अलग किया था। वह विक्रम के साथ मिलकर अपने परिवार का पालन पोषण करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा से चिंता रहती थी। उसे पता था कि विक्रम का कुछ गलत कर रहा है, फिर भी वह उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि विक्रम सही रास्ता अपनाए, क्योंकि वह अपने परिवार को सम्मान और गर्व के साथ देखना चाहती थी। विक्रम अपने गैरकानूनी कामों को छुपाने के लिए लगातार अपनी पत्नी से झूठ बोलता था। वह सोचता था कि यदि उसकी पति पत्नी एक साथ हैं, तो उनके पास शक्ति है कि वह किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। परंतु उसकी ये सोच भ्रम और फरेब में बदल गई। उसकी लापरवाही और धोखाधड़ी का असर उसके परिवार पर पड़ा। कानूनी अधिकारियों को उसके काम का पता चल गया और वह बहुत ही कठिनाई में फंसा। उसने कोशिश की कि वह अपने ऊपर से दबाव को कम करे, लेकिन स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई थी। उसकी पत्नी ने बार बार समझाने की कोशिश की, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखने की बात कही, परंतु विक्रम उसकी बात नहीं मान रहा था। वह मान रहा था कि इस रास्ते से भले ही पैसा आए, पर उसके भीतर का अपराधबोध उसे खा रहा था। सीमा इस स्थिति से तंग आ चुकी थी। उसे यकीन था कि उनके घर में सुख चैन और सम्मान तभी आएगा जब वह सच्चाई का सामना करेंगे। परंतु विक्रम अपने गलत रास्ते पर अड़ा रहा। उसकी लापरवाही और अपराध के प्रति घमंड ने दोनों के बीच दूरी बढ़ा दी। आखिरकार एक दिन अधिकारी उसके घर पर छापा मारकर सारी गलत कमाई और फर्जी दस्तावेज जब्त कर गए। ये सब देखकर सीमा का भरोसा टूट गया। उसने समझा कि अब कोई औपचारिकता बची नहीं है। वह अपने पति का साथ छोड़कर अपने जीवन को खत्म करने का निर्णय लेने लगी। वह बहुत ही निराश और अकेली लगने लगी। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, वह अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने जीवन की हकीकत को समझने लगी। उसने अपने जीवन में सुधार करने का मन बनाया और एक नई शुरुआत की। वह चाहती थी कि उसका परिवार सच का रास्ता अपनाए और सम्मान से जिए। एक चेतावनी है कि गैरकानूनी रास्ता कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। इससे परिवार टूटते हैं और जीवन बर्बाद हो जाता है। हमें सदैव सच का साथ देना चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। यदि कोई गलत कदम लिया भी है तो समय रहते सुधार जरूरी है। जीवन का सबसे बड़ा धन सम्मान और ईमानदारी है, जो किसी भी धोखे और भ्रष्टाचार से नहीं मिलता। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन के परिसर में एक खबर तेजी से फैल गई थी। ये खबर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई थी कि यहाँ रह रहे एक मकान मालिक और उपनिबंधक बाबूराव कात्रे के खिलाफ एक बहुत ही गंभीर मामला दर्ज हुआ है। यह मामला उनकी पत्नी रेणु कात्रे की आत्महत्या से जुड़ा हुआ था। कहा जाता है कि बाबूराव पर आरोप था कि उन्होंने अपनी पत्नी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। उस भयावह रात की है जब सारी घटना हुई। रेणु का शव लोखंडवाला की रहजा कॉम्प्लेक्स के अपने फ्लैट में फंदे से लटका हुआ पाया गया।
सुबह सुबह जब उनके परिजन और आसपास के लोग वहां पहुंचे तो सब कुछ बहुत ही दिल दहला देने वाला था। कमरे का माहौल स्याह और उदासीन था और शव फांसी पर लटका हुआ था। घर में सूनापन छाया हुआ था, मानो किसी ने सब कुछ खत्म कर दिया हो। रेनू की मौत की खबर सुनते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वही पुलिस ने तुरंत ही शव के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रारंभिक जांच में ये पता चला कि रेनू आत्महत्या करने से पहले अपने पत्र में अपने पति बाबूराव का जिक्र कर गई थी। उसने लिखा था कि बाबूराव ने उसे बहुत दबाव में रखा और उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। ये पत्र जांच अधिकारियों के पास सुरक्षित है और उससे कई खुलासे होने की उम्मीद है। पुलिस ने बाबूराव कात्रे के खिलाफ घरेलू हिंसा और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि उनके परिजन और पड़ोसी भी धैर्यपूर्वक इस घटना को देख रहे हैं। कुछ को ये भी संदेह है कि इस आत्महत्या के पीछे कुछ गलत कारण भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक खास तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। आरोप है कि बाबूराव ने अपनी पत्नी पर मानसिक दबाव बनाने और उसे डराने धमकाने का काम किया। रेनू ने इस मानसिक संकट के कारण ही यह कठोर कदम उठाया। ये कहानी एक बार फिर हमारे समाज में घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना की गंभीरता को उभार कर रख देती है। मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी और समाजसेवी इस तरह की घटनाओं को रोकने में जुट गए हैं और उन्होंने सामूहिक प्रयास शुरू कर दिए हैं कि यदि कभी किसी गरीब या पीड़ित के साथ ऐसा कुछ हो रहा हो तो उसकी आवाज़ जरूर सुनी जानी चाहिए। देखभाल और समझदारी से ही ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। भारत में कानून भी महिलाओं और पीड़ितों के हित में कठोर कदम उठाने को तैयार है। महादा गावातील बाबूराव कात्रे हा एक प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून ओळखला जात होता। त्याच्या नावाने गावात दहशत होती। तो दरमहा सुमारे 40 ते 50 लाख रुपये काठा पैसा कमवत असे। हे पैसे तो बेकायदेशीर मार्गाने मिळवत असे आणि त्याचा व्यवसाय गुप्तपणे चालवत असे। त्याच्या या कृत्यामुठी गावातील लोक त्याच्यापासून दूर राहत, पण त्याला कोणी विरोध करण्याची हिम्मत करत नव्हते। बाबूरावची पत्नी रेणू ही एक सभ्य आणि न्यायप्रिय स्त्री होती। तिला बाबूरावच्या या कृत्यावर नेहमीच तीव्र विरोध असे। ती त्याला सांगत असे, बाबूराव, हे बेकायदेशीर पैसे घरी आणू नकोस, याचा आपल्या मुलावर वाईट परिणाम होईल, त्यांच्या भविष्यासाठी हे योग्य नाही। पण बाबूराव तिच्या बोलण्याकडे दुर्लक्ष करत असे आणि तिच्या विरोधाला हसत असे। रेणूचे वडील हे एक सन्माननीय व्यक्ती होते। त्यांनी कधीही काठ्या पैशाच्या व्यवहारात भाग घेतला नव्हता। बाबूरावने त्यांच्यावर दबाव आणण्यास सुरुवात केली तो त्यांना सांगत असे, सासूबाबू, तुम्ही माझ्या पैशाला पांढरा करा, तुमच्या नावातून बँक खाती उघडा आणि हे पैसे साफ करा। पण रेणूच्या वडिलांनी याला नकार दिला। त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले, मी काठ्या पैशाच्या व्यवहारात भाग घेणार नाही, हे गैरकायदेशीर आहे। बाबूरावचा राग चढला। त्याने रेणूवर दबाव आणण्यास सुरुवात केली। तो तिला मारहाण करू लागला आणि तिच्या वडिलांवर पुन्हा दबाव आणण्यास सांगत असे। रेणूने धैर्याने या सगळ्याला सामोरे जाण्याचा प्रयत्न केला, पण बाबूरावचा अत्याचार वाढत गेला। एके दिवशी रेणूने धैर्य गोठ केले आणि तिने पोलिसांकडे तक्रार केली। तिने सांगितले, माझ्या पतीने माझ्या वडिलांवर काठा पैसा पांढरा करण्यासाठी दबाव आणला आणि नकार दिल्यावर त्याने माझ्यावर अत्याचार केले। पोलिसांनी या प्रकरणातील तपास सुरू केला आणि बाबूराव विरुद्ध एफआयआर दाखल केली। गावात ही बातमी पसरली आणि लोक रेणूच्या धैर्याचे कौतुक करू लागले। बाबूरावच्या कृत्यांना विरोध करण्याची हिंमत तिने दाखवली होती। पोलिसांच्या तपासातून बाबूरावच्या काठ्या पैशाच्या व्यवहाराचे रहस्य उघडकीस आले। त्याला अटक करण्यात आली आणि त्याच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू झाली। रेणूने आपल्या मुलांसाठी आणि कुटुंबासाठी योग्य निर्णय घेतला। तिने सिद्ध केले की अन्यायाच्या विरुद्ध उभे राहण्यासाठी धैर्य आणि निश्चय आवश्यक असतो। तिच्या या कृत्याने गावातील इतर स्त्रियांनाही प्रेरणा मिळाली आणि त्यांनीही अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवण्याचे ठरवले। अशा प्रकारे रेणूच्या धैर्याने आणि न्यायाच्या मागणीने बाबूरावच्या काठ्या पैशाच्या साह्याला अंत ठेवला। तिने सिद्ध केले की न्याय मिळवण्यासाठी लढा देणे आवश्यक असते आणि त्यासाठी धैर्य आणि संयम आवश्यक असतो। आज मंगलवार को दोपहर 1:30 बजे धराली क्षेत्र में अचानक बाढ़ का पानी आ गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि यह बाढ़ इतनी तेज और विनाशकारी थी कि इससे पूरे इलाके में भारी तबाही मच गई। करीब 60 से 70 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनके परिवार वाले बेहद चिंतित हैं। बाढ़ के पानी ने घरों, सड़कों और फसलों को बहा दिया, जिससे लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। स्थानीय निवासी रमेश सिंह ने बताया, ये दृश्य देखकर 1978 की बाढ़ की याद ताज़ा हो गई। उस समय भी 5 अगस्त को ही कंजोडिया नामक जगह पर बाढ़ आई थी। उस वक्त भी हमारे गांव को भारी नुकसान हुआ था। लगता है कि प्रकृति ने फिर से अपना कहर दिखा दिया है।
1978 की बाढ़ की तरह इस बार भी बारिश की तीव्रता और नदी के जलस्तर में अचानक वृद्धि ने लोगों को हैरान कर दिया। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन बाढ़ के पानी की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। धराली के एक अन्य निवासी सुनीता देवी ने कहा, हमारा घर पूरी तरह बह गया है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बाढ़ के पानी ने सब कुछ ले लिया। हमें सरकार से मदद की उम्मीद है। इस बाढ़ ने न केवल लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनकी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। किसानों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर लगाए हैं और लोगों को भोजन, पानी और दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। इस बार ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं। 1978 की बाढ़ के बाद भी क्या हमने कोई सबक लिया है? ये घटना हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर चलने की सीख देती है। आज धराली क्षेत्र में एक भयावह त्रासदी ने जन्म लिया। बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को तबाह कर दिया। होटल, लॉज, मार्केट और आसपास के गांव सब कुछ बर्बाद हो गया। स्थानीय निवासी इस घटना से स्तब्ध हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी ऐसा मंजर नहीं देखा। मुखवा गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने बताया, हम अपने गांव से यह भयावह मंजर देख रहे हैं। बादल फटने के बाद पानी का प्रवाह इतना तेज था कि सब कुछ बह गया। हमारे गांव के लोगों ने कभी ऐसी तबाही नहीं देखी। बादल फटने की घटना दोपहर के समय हुई, जब अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। होटल और लॉज जो पर्यटकों से भरे हुए थे, वे पानी में बह गए। मार्केट में दुकानें और सामान सब कुछ नष्ट हो गया। एक होटल मालिक ने बताया, हमारा होटल पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पानी का प्रवाह इतना तेज था कि कई लोग फंस गए। हमें उम्मीद है कि सभी सुरक्षित हैं। गांव के लोगों ने बताया कि उनके घरों में पानी भर गया और फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों के लिए यह एक बड़ा झटका है, क्योंकि उनकी मेहनत पर पानी फिर गया। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। एनडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं और लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रही हैं। हालांकि बाढ़ के पानी की वजह से कई इलाकों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। मुखवा गांव की सुनीता देवी ने कहा, हमारा घर पूरी तरह बह गया है। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। बाढ़ के पानी ने सब कुछ ले लिया। हमें सरकार से मदद की उम्मीद है। एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हम प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार हैं। बादल फटने जैसी घटनाएं अब बढ़ती जा रही हैं और हमें इनसे निपटने के लिए बेहतर तैयारी करने की जरूरत है। धराली के लोगों के लिए ये समय बेहद मुश्किल भरा है। उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें राहत मिलेगी और वे अपने जीवन को फिर से पटरी पर ला पाएंगे। बारिश और प्रकृति के कहर ने एक बार फिर उत्तराखंड को हिला दिया है। धराली के खीरगंगा नदी क्षेत्र में बादल फटने से आई भीषण बाढ़ ने पूरे गांव को तबाह कर दिया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि यह मंजर 2013 की केदारनाथ त्रासदी की याद दिला रहा है। करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं, जबकि प्रशासन और सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। गांव वालों के मुताबिक कल रात से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन रात करीब 2 बजे अचानक खीरगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने लगा। कुछ ही मिनटों में पानी का वेग इतना तेज हो गया कि नदी किनारे बसे घर, दुकानें और मंदिर बह गए। स्थानीय निवासी रमेश सिंह ने बताया, हमने केदारनाथ आपदा देखी थी, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो उससे भी भयानक लग रहा है। पूरा गांव पल भर में तबाह हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि करीब 100 से ज्यादा लोग मलबे में फंसे हुए हैं। कई लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन अभी भी कई लापता हैं। एनडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और सेना की टीमें मलबे में फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं। हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जिला प्रशासन ने मौके पर कंट्रोल रूम बनाया है और राहत शिविर लगाए गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके इस घटना पर दुख जताया है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। इस घटना ने स्थानीय लोगों को 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला दी है, जब भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। लोगों का कहना है कि पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी के कारण ऐसी त्रासदियां बार बार हो रही हैं। अभी तक मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ सकती हैं। स्थिति गंभीर बनी हुई है और मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है।
उत्तराखंड के धराली गांव में आज दोपहर करीब 1:45 अचानक बादल फटने से भारी तबाही मच गई। ये घटना हर्षिल स्थित भारतीय सेना के कैंप से महज 4 किलोमीटर दूर घटी। घटना की सूचना मिलते ही सेना ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। अब तक 15-20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि कई घायलों को हर्षिल स्थित सेना के मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक दोपहर करीब 1:45 अचानक आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हुई और कुछ ही मिनटों में खीरगंगा नदी उफान पर आ गई। नदी का पानी इतना तेज था कि उसने अपने रास्ते में आए घरों, दुकानों और सड़कों को बहा दिया। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया, तारांकन, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोगों को समझने का मौका ही नहीं मिला। पानी और मलबे की धारा ने कई घरों को अपने साथ बहा लिया। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना ने अपनी टीमों को मौके पर भेज दिया। सेना के जवानों ने रस्सियों और बोट्स की मदद से फंसे हुए लोगों को निकालना शुरू किया। अब तक 15-20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को हर्षिल स्थित सेना के मेडिकल सेंटर में इलाज के लिए ले जाया गया है। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन को भारी बारिश और खराब मौसम के कारण काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा भूस्खलन की आशंका के कारण भी राहत कार्य धीमा पड़ गया है। स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी हैं। जिला अधिकारी ने बताया कि अभी तक कई लोग लापता हैं और उन्हें ढूंढने का प्रयास जारी है। उन्होंने आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। ये घटना उत्तराखंड के लोगों को 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला रही है, जब भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों की जान ले ली थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण और पर्यावरण की अनदेखी के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। अब क्या है स्थिति? सेना और एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 15-20 लोगों को बचाया जा चुका है, कई अभी भी लापता। भारी बारिश और भूस्खलन की आशंका से राहत कार्य प्रभावित घायलों को सेना के मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बादल फटने और अचानक आई बाढ़ ने भयावह तबाही मचाई है। धराली गांव में खीरगंगा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाजार और आसपास के घर बह गए, जबकि गंगोत्री धाम का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट चुका है। ये घटना 5 अगस्त की दोपहर करीब 1:45 हुई, जब बादल फटने से नदी में अचानक बाढ़ आ गई और मलबे की धारा ने सब कुछ तबाह कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ये दृश्य 2013 की केदारनाथ आपदा की याद दिला रहा है। धराली के बाजार में मौजूद 25 से अधिक होटल और होम स्टे बह गए, जबकि कई वाहन और पशु मलबे में दब गए। स्थानीय निवासी रमेश सिंह ने कहा, तारांकन, पानी और मलबे की गति इतनी तेज थी कि लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिला। हमने केदारनाथ में ऐसी त्रासदी देखी थी, लेकिन यह उससे भी भयानक है। बाढ़ के कारण गंगोत्री धाम का मुख्य मार्ग बंद हो गया है, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही ठप हो गई है। सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हेलीकॉप्टर और बोट के जरिए फंसे लोगों को बचाने में जुटी हैं। अब तक 15-20 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, लेकिन 50 से अधिक लोग अभी भी लापता हैं। बहुत है, पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए। आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज़